भी आप डाइट लीजिए, जैसे भी लीजिए, तो उसमें एक चीज हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल या अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जिनको हम कहते हैं, या यूं कह लीजिए जिसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं दोनों पे बात की जाती है जब भी डाइट की बात आती है कि इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या क्या आता है। अरे हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या चीज मेजर चीज है जो हमें चाहिए होती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। हाँ यही तीन चीजें जो बल्क ऑफ द फूड यही तो बनाती हैं। जो बल्क ऑफ द डाइट या बल्क ऑफ द फूड जो है वो यही बनाती हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है एंड फैट्स है। इन्हीं को हम प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल विच फॉर्म द बल्क ऑफ द डाइट। ये तीन चीजें होती हैं, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब ये है कि एक बैलेंस डाइट में किसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए। तो अब तक हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें किस चीज की पड़ती है वर्क करते हुए, कार्बोहाइड्रेट की पड़ती है, शुगर की, है ना। इवन ब्रेन सेल्स जो है वो बिना शुगर के रह ही नहीं पाए, यानी बिना ग्लूकोज के वो रह ही नहीं सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरत जो हमें पड़ती है हमारी डाइट में, जो सबसे ज्यादा चीज रहती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वो कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद फैट्स, और लास्ट में सबसे कम जो होता है हमारी एक बैलेंस डाइट का हिस्सा जो होना चाहिए दैट इज प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम बात करें जो बैलेंस डाइट में कितने परसेंटेज होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने परसेंटेज होता है। बैलेंस डाइट में अराउंड 50 to 70%। 50 to 70% जो एनर्जी हमें मिलती है बैलेंस डाइट से, या बैलेंस डाइट का जो एक पार्ट होता है, अराउंड 50 से 70% वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का होता है। फैट्स का इसके बाद नंबर आता है अराउंड 15 to 30%। 15 से 30% तक एनर्जी जो हमें मिलती है हमारी डाइट से वो फैट से मिलती है, यानी इतना परसेंटेज इनका हिस्सा होता है, 15 से 30%। और लास्ट में बचा प्रोटीन्स। प्रोटीन से अराउंड 10 to 15%। 10 से 15% तक टोटल एनर्जी हमें इससे मिलती है, जो एनर्जी हम डाइट के थ्रू लेते हैं, बैलेंस डाइट के थ्रू, या जिसमें कह लीजिए जो अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल थे या जो बल्क है डाइट का, उसमें अगर 100% पे डिवाइड करें तो मैक्सिमम जो है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। सबसे पहले यही फ्यूल प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसके बाद अगर ग्लूकोज खत्म हो गया बॉडी से तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, हमें पता है ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, तो जो फैट सेल्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, फर्दर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में। उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में जो आता है प्रोटीन का नंबर, तो सबसे कम जो एनर्जी मिलती है वो प्रोटीन से ली जाती है डाइट के थ्रू। अब एनर्जी कितनी कितनी आती है अगर हम कहें पर ग्राम, पर ग्राम आप बर्न करिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट को बर्न करिए या फैट को बर्न करिए या प्रोटीन को बर्न करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर हम बर्न करेंगे तो कितनी एनर्जी उसे मिलेगी। नहीं पता, ठीक। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को अगर हम बर्न करते हैं या बॉडी में अगर वो बर्न होगा तो उससे कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और फैट भी, सॉरी, प्रोटीन भी इतनी ही एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन भी कितना देता है, 4 किलो कैलोरी। अब आता है नंबर फैट का। फैट से मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, फैट से सबसे ज्यादा मोर देन डबल एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम ही बर्न होता है अगर फैट, तो फैट को अगर 1 ग्राम बर्न करेंगे तो 9 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है।
तो ये था बैलेंस डाइट में जो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, यानी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स है, और इनसे पर ग्राम कितनी एनर्जी मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट्स में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मिलती है बर्न होने पे, ठीक। और डाइट का हिस्सा अगर हम कहें कि टोटल एनर्जी जो हमें मिल रही, मान लीजिए 100% के स्केल पे हम देखते हैं हर चीज को, तो उसमें मैक्सिमम जो है एनर्जी कहाँ से आ रही है, कार्बोहाइड्रेट से आती है, उसके बाद फैट से आती है 15 to 30%, एंड लास्ट प्रोटीन से आती है। अब जाहिर सी बात है, डाइट में सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं डाइट में, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ना, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, जिनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है ना, विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अब इसको फर्दर और आगे हम डिवाइड करते हैं, मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। मेजर मिनरल्स जिनकी जरूरत बॉडी को पड़ती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये मेजर मिनरल्स हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं ना, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, पता है इनकी जरूरत हमें पड़ती है, बहुत थोड़े से अमाउंट में इनकी जरूरत हमें पड़ती है, कोबाल्ट है, सेलेनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, इसके अलावा बहुत सारे हैं। ये ट्रेस एलिमेंट्स है, बॉडी में कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में, लेकिन ये भी पहुंच जाते हैं। और जब ये एक्यूमुलेट होकर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फर्दर जो है ये कॉम्प्लिकेशन काज करते हैं, यानी इनकी टॉक्सिसिटी डेवलप होने लगती है अगर ये ज्यादा अमाउंट में बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो जिनको हम कहते हैं ट्रेस कंटामिनेंट्स। इनका कोई नॉन फंक्शन नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और ये चीजें लेड, मर्करी, बेरियम, बोरान, एल्यूमिनियम, इनकी टॉक्सिसिटी सबको पता है होती है इनसे, अगर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो दीज आर ट्रेस कंटामिनेंट्स, है ना। तो ये था जो डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे आते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत। अब एक चीज है कि जो इंडिया में, इंडियन सिनेरियो की हम बात करें, तो जो एडल्ट मेल है, फीमेल्स एंड बच्चे, इनको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पर डे होती है, और कितना प्रोटीन इन्हें चाहिए, है ना, कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और कितना प्रोटीन इन्हें चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पहले जो था 2020 से पहले तक, जो रिफरेंस वेट था मेल का वो 60 kg था। लेकिन अभी के टाइम पे इसको बढ़ा के एडल्ट मेल का जो रिफरेंस, जो हम कहते हैं ना कि रिफरेंस मैन, रिफरेंस वोमेन, जिसके अकॉर्डिंग हर चीज को डिवाइड किया गया डाइट में खास तौर से, तो अब इसका वेट जो इंक्रीज करके एडल्ट मेल का रिफरेंस जो है वो 65 kg कर दिया गया, इसका 65 kg कर दिया गया, और एडल्ट फीमेल का 55 kg है ना, ये रिफरेंस है कि एक एडल्ट 65 kg का मेल है या 55 kg का फीमेल है, उसका जो पर्टिकुलर्स है वो हैवी वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, या कुछ भी काम नहीं करता है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है फीमेल्स पे। तो इन्हें कितनी एनर्जी चाहिए पर डे के हिसाब से, कितनी एनर्जी, अगर मान लीजिए सेडेंट्री वर्कर है, मतलब बहुत सेडेंट्री, कहते हैं ना बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आला जिंदगी जी रहा है, कुछ काम नहीं करना है ना, बाइक या कार से आना जाना है, अच्छी जिंदगी अगर गुजार रहा है, बहुत वर्क के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। अगर सेडेंट्री वर्कर है, यानी काम बहुत ज्यादा कुछ करना है नहीं उसे, तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी पर डे, कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसे। 2110, यानी 2110 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से उसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर वो सेडेंट्री वर्कर है तो। मॉडरेट वर्कर है, यानी अब काम कर रहा है, अच्छा खासा काम कर रहा है वो पर डे, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी इसी के हिसाब से बढ़ती है। अब यहाँ पे मॉडरेट वर्कर के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो 2710 है, 2710 किलो कैलोरी। देखिए कभी कभी ना क्वेश्चन में इस तरीके से अप्रोक्सीमेट करके पूछ देते हैं, मतलब इस तरीके से अप्रोक्सीमेट, तो हो सकता है कि 2700 या 2100 भी लिख के आ जाए, तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, आइडेंटिकल है। ये एग्जैक्ट है कि 2110 सेडेंट्री वर्कर में कैलोरी चाहिए, और 2710 यानी 2710 किलो कैलोरी पर डे मॉडरेट वर्कर। अब हैवी वर्कर है, बहुत जो ऑक्यूपेशनल लोग है, जो मजदूर तबका, उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, स्ट्रेनस वर्क जो करते हैं, तो उनको 3470 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से चाहिए, इसे एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी है वर्क मेल के लिए, 65 kg का रिफरेंस है। तो प्रोटीन के लिए कहा जाता है कि जो अप्रोप्रिएट अमाउंट है प्रोटीन की,
वो 0.83 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से एक हेल्दी मेल को चाहिए, है ना। एक हेल्दी इंडियन एडल्ट है तो उसे 0.83 ग्राम, लेकिन यहाँ पे आरडीए में इसको ना पूरा जो पॉइंट्स के हिसाब से इस तरीके से कैलकुलेट, तो उसको एक इवन वैल्यू मान लें। तो 0.83 की जगह उसको 1 से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पर केजी 1 ग्राम आप मान लीजिए, पर केजी 1 ग्राम। तो टोटल 65 केजी का ये मेल है। कितने किलो का है? 65 केजी का है, तो उसी के हिसाब से 65 ग्राम पर डे के हिसाब से इसको प्रोटीन दे दीजिए। मोर देन इनफ है। अब फीमेल्स में आइए, फीमेल्स में थोड़ा सा मसला होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती रहती है। सिडेंट्री वर्कर है फीमेल, यानी 55 किलोग्राम इनका जो रेफरेंस वेट है फीमेल्स का, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो सीडेंट्री वर्कर है, कुछ काम वाम नहीं करना है, तो 1660 किलो कैलोरी की जरूरत उसे पड़ेगी पर डे। 1660। मॉडरेट वर्कर है, थोड़ा बहुत काम करना है, तो 2130, 2130, 2130 किलो कैलोरी पर डे। अब हैवी वर्कर है, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस काम करना है, तो 2720, 2720, 2720 किलो कैलोरी पर डे चाहिए हैवी वर्कर एडल्ट फीमेल। अब प्रेगनेंसी में अप एंड एबव है। प्रेगनेंसी में जिसको हम कहते हैं अप एंड एबव, मतलब जो नॉर्मल, अब प्रेगनेंसी सिडेंट्री फीमेल है वो भी प्रेगनेंसी में जाएगी, हैवी वर्कर है वो भी प्रेग्नेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब कोई पूछे कि एक हैवी वर्कर है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसे कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, है ना, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। या कोई ये क्वेश्चन करे कि सेडेंट्री वर्कर प्रेग्नेंट फीमेल है जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रही है, उसे कितना कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। देखिए जो अप एंड डेबो जब हम कहते हैं ना, यानी ये प्लस है, इनकी जो नॉर्मल वैल्यूएशन है यहाँ पे, इसी में हमें और प्लस करके देना है। तो प्रेगनेंसी में जो एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 350 किलो कैलोरी पर डे। इसको प्लस से डिनोट करते हैं, 350 किलो कैलोरी पर डे प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान 350 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो और एडिशनल देनी पड़ती है, और ज्यादा वो इंक्रीज कर जाती है रिक्वायरमेंट। 350। अब सीडेंट्री वर्कर के लिए आप 1660 में 350 जोड़ देंगे, या हैवी वर्कर है तो आप 2720 में 350 जोड़ के बताएंगे, है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर सिर्फ ये पूछ दे कि प्रेगनेंसी के दौरान एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी इंक्रीज होती है, वहां पे सीडेंट्री, मॉडरेट या हैवी नहीं लिखा है, तो सिर्फ ऑप्शन 350 वाला ही करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये इतना एक्स्ट्रा है। अब वो किस क्लास की फीमेल है ये नहीं पूछा है, तो सिर्फ प्लस 350 किलो कैलोरी यानी 350 किलो कैलोरी और ऐड करनी पड़ेगी उसमें। लैक्टेशन के दौरान एनर्जी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। अगर 0 to 6 मंथ, इनिशियल 6 मंथ की बात करें, शुरू के 6 महीने में ड्यूरिंग लैक्टेशन, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ के 600 किलो कैलोरी पहुंच जाती है। कितना? 600 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से। और लेटर हाफ में 6 to 12 मंथ में ये थोड़ा सा रिड्यूस होती है, 520 किलो कैलोरी, 520 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना। ये याद रखने की ज्यादा है यहाँ पे ना, प्रेगनेंसी के दौरान कितना चाहिए, लैक्टेशन के शुरू के 6 मंथ में कितना चाहिए, और लास्ट के 6 मंथ में, यानी 7th to 12th जो है, यहाँ 6 to 12 लिखा है, ये 7th to 12th होना चाहिए था एग्जैक्टली। हाँ, तो ये है कि लास्ट के जो लास्ट हाफ है, लास्ट 6 मंथ का हाफ है, उसमें 520 किलो कैलोरी की एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए। अब 55 केजी है प्रोटीन, आप 55 ग्राम पर डे के हिसाब से दे सकते हैं इसको। अब इनफेंट्स, बच्चा है ना, 0 to 6 मंथ का है, 0 to 6 मंथ का है, इसको कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इन्फेंट को। यहाँ पे 0 to 6 मंथ में 550 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से जरूरत पड़ेगी। एंड 6 to 12 मंथ, क्योंकि अब बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, यहाँ पे घटेगी नहीं, बल्कि जैसे जैसे जो है बच्चा बड़ा होगा, ग्रो करेगा, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो 6 to 12 मंथ में 670 किलो कैलोरी हमें देना है पर डे, 670 किलो कैलोरी पर डे। अब यहाँ पे देखिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट तो हो गया, अब प्रोटीन को किस तरीके से यहाँ पे देंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अभी सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है,
ग्रोथ यहाँ पे मैक्सिमम हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो प्रोटीन भी चाहिए। प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है मसल्स के लिए, है ना, मसल्स बनाते हैं। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे हम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन देते हैं। इनिशियल 6 मंथ में, शुरू के 6 महीने में 1.16 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, है ना, 1.16 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए शुरू के 6 महीने में। उसके बाद अगले 6 महीने में और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। 1.69 1.69 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, है ना, इतनी जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट था। ये तो इन्फेंट्स तक था, इन्फेंट्स तक था। बच्चों में यानी अब जो चिल्ड्रन 1 साल तक की तो बात हो गई, अब थोड़ा सा इससे ऊपर की भी बात कर लेते हैं। प्रोटीन रिक्वायरमेंट एज सच इसी तरीके से रहेगी, अराउंड मेरे ख्याल से 1.5 1.7 इसी के बीच में रहती है। इसके बाद धीरे धीरे ना, फिर फर्दर जो है कम होती चली जाती है। एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए। 1 से 3 साल पे, 1 से 3 साल 1 to 3 ईयर पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 किलो कैलोरी पर डे तक पहुंचती है। 1000। 4 to 6 ईयर में 1400 किलो कैलोरी, और 7 to 9 ईयर्स में 1700 किलो कैलोरी पर डे। उसके बाद अब जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है धीरे धीरे 10 साल के बाद, जब एडोलसेंट एज शुरू होती है यानी प्यूबर्टल एज जिसको हम कहते हैं, उसके बाद अब एनर्जी रिक्वायरमेंट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उसके बाद जो एडल्ट मैन आ जाता है, एडल्ट में जो रेफरेंस एज ली जाती है वो 19 to 39 ईयर्स, 19 से 39 साल के बीच। यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ना घटता है ना बढ़ता है ना, ये वाली कंडीशन होती है। तो इसी को रेफरेंस एज कहते हैं, और इसमें जो वेट लिया जाता है रेफरेंस का वो 65 और 55 केजी का रेफरेंस लिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक का है। यहीं से क्वेश्चन अगर कभी पूछेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ से प्रेगनेंसी से और लैक्टेशन से, कि प्रेगनेंसी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा होगी, कितना चाहिए। +350 किलो कैलोरी पर डे। प्रोटीन, प्रोटीन की भी एडिशन यहाँ पे, प्रोटीन को भी ऐड करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के दौरान एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन को भी एडिशनल हमें देना पड़ता है, 23 ग्राम, है ना, +23 ग्राम पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद लैक्टेशन में इनिशियल 6 मंथ में 19 ग्राम, और फर्दर जो है लास्ट के जो 6 मंथ है यहाँ पे 13 ग्राम, +13 ग्राम। ये अप एंड एबव है, मतलब जो नॉर्मल चाहिए उसके अलावा ये एडिशनल अमाउंट है जो चाहिए होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और इसी को याद रखना है, खास तौर से इसी को हमें याद रखना है ना। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट था। अब आइए जो रिकमेंड, एक चीज होती है ना, अक्सर जो हम लोग कोई भी फूड मटेरियल या कोई भी बेवरेज जो हम लोग परचेज करते हैं, तो पीछे हम लोग देखते होंगे तो वहाँ न्यूट्रिशनल, जो वो न्यूट्रिशन के बारे में जो चीज दी हुई होती है, एक लेबल पूरा बना होता है। तो वहाँ पे आरडीए भी लिखा होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब डेली की रिकमेंडेड कितना अलाउंस चाहिए। तो उसमें से कितना परसेंट जो आपका जो ये फूड मटेरियल है, यानी प्रोटीन कितने परसेंट दे रहा है वो, फैट कितना दे रहा है, उसमें भी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड फैट कितना दे रहा है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट है तो कितनी है ना, ये सारी चीजें क्या है वो परसेंटेज वाइज दिखाता है आरडीए के तहत। किस पे? आरडीए के। इसको हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। यानी अगर किसी को 100% प्रोटीन, मान लीजिए 55 ग्राम प्रोटीन चाहिए किसी फीमेल को, और उसने कोई 100 ग्राम का फूड मटेरियल जो है वो परचेज किया, और वहां पे क्या लिख के आया, वहां पे लिख के आया 11% आरडीए। किस चीज का? प्रोटीन के लेवल पे। कि प्रोटीन आपके जो 100 ग्राम का जो पैकेज है, जो 100 ग्राम का फूड मटेरियल है, वहां पे आपको जो प्रोटीन कितना मिल रही है, 11% आरडीए के हिसाब से आपको मिल रही है उस पैकेज में। तो दैट मीन्स कि अगर हम बात करें तो 55 के हिसाब से इस 11% में कितना हमें मिल गई प्रोटीन? 20 ग्राम, है ना। यानी 20 ग्राम प्रोटीन हमारे इस पैकेट से हमें मिल गई। ये आरडीए इस तरीके से कैलकुलेट करके बताता है।
रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस क्या है? लेवल ऑफ इनटेक करस्पॉन्डिंग टू मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन विच कवर्स रिक्वायरमेंट ऑफ। कहते हैं कि जो आरडीए होता है इसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है तो जो किसी भी पॉपुलेशन ग्रुप में 97% तक की पॉपुलेशन के लिए इनफ हो जाता है। 97% पॉपुलेशन के लिए अगर उतना जो आरडीए बताया गया है मिल जाए तो वो उनकी डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है डाइटरी, वो उसके लिए इनफ है, वो उसको कंप्लीट कर देंगे ना। और अब देखिए दूसरी लाइन जस्ट इसी का थोड़ा सा दूसरे तरीके से दी गई है कि आरडीए इज अ सेफ लेवल ऑफ इनटेक विच इज लाइकली टू बी इनएडिक्वेट इन नॉट मोर देन 2.5% पॉपुलेशन। दैट मीन्स क्या कहना है कि सिर्फ 2.5% पॉपुलेशन में ये जो आरडीए जो कैलकुलेट करके दिया जा रहा है हो सकता है कि ये उनके लिए इनएडिक्वेट हो, पूरा ना कर पाए उनकी रिक्वायरमेंट को। अदरवाइज 97.5% के लिए जो आरडीए जो कैलकुलेट करके दिया जा रहा है डाइट में, वो उनके लिए मोर देन इनफ होगा। अब ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका पैनल होता है जो आरडीए को डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं वो जाने। अब आरडीए क्या है? आरडीए में ये होता है ना कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, ये डेली की जितनी रिक्वायरमेंट आपको होनी है प्लस कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी दी जाती है। आरडीए में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट भी ऐड करके दिया जाता है। अब जैसे मैं कहूँ कि 0.83 की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, 0.83 ग्राम है ना पर केजी बॉडी वेट, यही तो रिक्वायरमेंट थी प्रोटीन की। लेकिन जब हम आरडीए कैलकुलेट कर रहे थे एनर्जी के साथ तो हमने कहा कि नहीं, सीधे सीधे हम इसको 1 ग्राम मान के चलेंगे। दैट मीन्स कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि ग्रोथ है या इलनेस है उसमें अगर कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो उस चीज को कंट्रोल कर सके, उसको ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो यही चीज है, आरडीए इंक्लूड्स बोथ डेली रिक्वायरमेंट एंड सम एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर पीरियड ऑफ ग्रोथ और इलनेस, है ना। बस ये आरडीए के बारे में इतना ही जानना था। अब वो हर पैकेज का हर फूड आइटम में जो आरडीए होता है बेसिकली यही जो हमने अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल अभी पढ़ा है डाइट का, यानी जो मेजर डाइट में बैलेंस डाइट में जो मेजर न्यूट्रिएंट माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम कहते हैं या माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका क्या आरडीए होना चाहिए, क्या सेफ लिमिट है, वो पैकेज पे खुद लिखा हुआ होता है। तो उसको कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब आइए रिफरेंस मैन, जो अभी बार बार हम रिफरेंस की बात करते हैं ना कि रिफरेंस इंडियन मैन या रिफरेंस इंडियन वुमेन कितना होना चाहिए। तो जो एज ग्रुप है जो रिफरेंस में लिया गया, जिनको कैलकुलेट किया जाता है, जिनको लेके 19 to 39 ईयर्स, 19 से 39 साल, इसमें क्या होता है, स्टेटिक होता है। ग्रोथ जो होती है वो स्टेटिक होती है, नशोनुमा जिसको हम कहते हैं। ना तो वो बढ़ता है ना तो वो घटता है, यहाँ पे सब एकदम बराबर चलता है। 19 to 39 ईयर्स का एज ग्रुप है, दोनों में सेम है, चाहे मेल के लिए लीजिए या फीमेल के लिए। जो एज ग्रुप है वो 19 to 39 ईयर्स का। वेट कितना होना चाहिए? मैन के लिए 65 kg। पहले जो 2020 से पहले ये 60 किलोग्राम था, लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन आई है 2020-21 की न्यू न्यूट्रिशन गाइडलाइन, उसमें 65 kg कर दिया गया है रिफरेंस वेट फॉर मैन। एंड वुमेन के लिए अभी भी 55 किलो है, 55 kg, है ना। हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट में देखिए जो वो परसेंटाइल होता है, हाइट में परसेंटाइल दिया जाता है। तो 95th परसेंटाइल पे है कि एडल्ट मेल का होना चाहिए, और 95th परसेंटाइल पे ही फीमेल का भी होना चाहिए। ये भी फीमेल के लिए है ना। तो 95th परसेंटाइल दोनों के लिए। बीएमआई कितना होना चाहिए? नॉर्मल बीएमआई जो है, नॉर्मल बीएमआई होता कितना? 25 kg per meter. कितना? 25. आप अठारह से ओवरवेट भी पच्चीस करेंगे। 18 to अठारह आप से चौबीस ओवरवेट 24 वाले ओवरवेट हो जाते हैं, है ना। देखिए बीएमआई जो है दोनों मेल और फीमेल के लिए दोनों यहाँ पे बराबर दिया गया है, 18.5 ये लोअर लिमिट है ना। और इसकी जो अपर लिमिट है वो 22.9, 22.9 ये नॉर्मल बीएमआई है, और इतना ही फीमेल के लिए भी है। ठीक है, ये बीएमआई के लिए, ये रिफरेंस मेल और फीमेल के लिए। अदर्स एक्टिविटीज में क्या, अदर्स में ये है कि हाइट और वेट जो है उसकी गिवन एज और जेंडर पे जो है वो सेम मिलना चाहिए 95th परसेंटाइल पे। इसके अलावा वो एक्टिव होना चाहिए, कम मिनिमम जो है वो मिनिमम
8 आवर्स वो नींद ले, अच्छी नींद ले, साउंड स्लीप 8 आवर्स की ले, एक्टिव वर्क रहे, मतलब 8 घंटे तक वो एक्टिव वर्क कर सके, फ्री फ्रॉम डिजीज। ये अदर्स में आता है। ये सारी चीजें किस में आती हैं? अदर्स में आती हैं। एवं बाकी चीजों से भी उसे, और दूसरी चीजों से बीमारी कोई ना हो, 8 घंटे की वो साउंड स्लीप ले रहा हो, एक्टिवली वो हर एक वर्क में पार्टिसिपेट कर सकता हो, है ना, उसको कोई और अपेरेंटली कोई इलनेस ना हो। तो ये सारी चीजें जो है वो अदर्स में आती हैं, अदर्स की कैटेगरी में। ये रेफरेंस मेल है, फीमेल के लिए है। अब एक चीज यहीं से शुरू होती है, प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स किसके लिए जरूरी है, किस चीज के लिए? ना, मसल ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी होते हैं। और इनका जो ये किससे बनती हैं, प्रोटीन्स किससे मिलके बनती हैं? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड से। ठीक, अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं। जरूरी किसके लिए है? मसल्स की बिल्डिंग के लिए है, वियर एंड टियर कहीं पे हो रहा है, या मसल मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब कुछ फूड आइटम्स हैं, उसमें पर 100 ग्राम कितने ग्राम प्रोटीन होता है ना, रिचेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोटीन। अगर मैं 100 ग्राम पे किसी चीज को कैलकुलेट करूं, तो हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसका होता है? एक। वो रेफरेंस प्रोटीन में एक को रखा जाता है, क्योंकि उनका नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 100% का आता है। तो एक में उतना नहीं आता, है ना। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट जो है वो फिश। सोयाबीन में होता है। सोयाबीन, सोयाबीन में कितना होता है? 43%। यानी अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि 43 ग्राम होता है पर 100 ग्राम। यानी अगर कोई 100 ग्राम सोयाबीन कंज्यूम कर रहा है तो उसे 43 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके बाद पल्सेस, पल्सेस पल्सेस में आता है 22 to 25 ग्राम पर 100 ग्राम। 22 से 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलती है पर 100 ग्राम। अब यहाँ से ले आइए, फिश किसी ने कहा था 21 ग्राम फिश। अब मीट, जब हम मीट की बात करेंगे तो इसमें मीट में यूजुअली जो हम रेड मीट को लेके आते हैं, है ना। तो मीट में जो है वो 20 ग्राम तक। हालांकि कुछ लोग इससे हो सकता है कि इख्तलाफ करें, बट बुक में यही दिया है। और अब जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो 100 ग्राम मीट में ये दिखाता है 27 ग्राम प्रोटीन। बहरहाल 20 ग्राम पर 100 ग्राम मीट में होता है। अब एग जो आई थी बात अंडे की, अब यहाँ पे उसका एग का नंबर है। एग, अब एग में किस चीज का एग लिया जाएगा, डक का या hen का? टब का। नहीं, मुर्गी है के ना। अंडे लिए जाते हैं, hen का, है ना। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब भी अंडे की बात आएगी तो मुर्गी के अंडे की बात आएगी। तो पर 100 ग्राम जो होता है वो 13 ग्राम तक प्रोटीन होती है इसमें, है ना। कितना? 13 ग्राम तक होता है अंडे में। अब इसके बाद वीट है, राइस है। वीट में 12 ग्राम होता है, राइस में 7 ग्राम, राइस में 7 ग्राम पर 100 ग्राम। और लास्ट में सबसे कम जो प्रोटीन आती है वो मिल्क। और जब मिल्क की बात आएगी तो बफेलो को मत याद रखिएगा, काऊ के मिल्क की बात होगी यहाँ पे। जब इस तरीके से किसी चीज को करें तो काऊ के मिल्क की बात है। 3 ग्राम, 3 ग्राम पर 100 ग्राम। ये जो है ये कुछ मेजर फूड आइटम्स है जिनके प्रोटीन कंटेंट की बात हुई पर 100 ग्राम में किसमें कितना प्रोटीन मिलता है हमें। मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में मिलता है, और शायद मेरे ख्याल से सोयाबीन को ही पुअर मैन्स मीट भी कहते हैं।
सोयाबीन में, लेकिन सोयाबीन की एक ड्रॉबैक ये है कि अगर कोई बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है ना, तो एक कंडीशन आती है गाइनिकोमेस्टिया। अभी प्रूवन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे उसमें रिसर्च पेपर्स में ये बताया गया कि अगर बहुत ज्यादा कोई सोयाबीन को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करता है, तो गाइनिकोमेस्टिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। तो सोयाबीन मैक्सिमम प्रोटीन इसमें है 43 ग्राम पर डे, पल्सेस, फिर फिश, फिर मीट। अंडे में 13 ग्राम पर 100 ग्राम, इतना प्रोटीन मिलती है। अब एक चीज है प्रोटीन एनर्जी रेशियो। व्हाट इज प्रोटीन एनर्जी रेशियो? तो प्रोटीन एनर्जी रेशियो जो है, इसको जब निकाला जाता है, तो जो प्रोटीन की क्वांटिटी है, प्रोटीन की क्वांटिटी है उसको असेस करने के लिए प्रोटीन एनर्जी रेशियो को देखा जाता है। असेसमेंट ऑफ प्रोटीन क्वांटिटी इज डन बाय प्रोटीन एनर्जी रेशियो। अब इसको कैसे निकालते हैं? प्रोटीन एनर्जी का परसेंट निकलता है, प्रोटीन एनर्जी रेशियो का परसेंट निकलता है। तो प्रोटीन से कितना एनर्जी मिल रही है? डाइट है, आपने कोई 100 ग्राम 200 ग्राम की डाइट ली, डाइट में जितनी टोटल एनर्जी आपको मिल रही है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। और उस डाइट में जो प्रोटीन था, जितना भी ग्राम प्रोटीन था, उससे कितनी एनर्जी मिल रही है, वो न्यूमरेटर हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो जब भी 100 से कोई मल्टीप्लीकेशन होता है तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा परसेंटेज में आता है। तो प्रोटीन एनर्जी रेशियो या इसी को प्रोटीन एनर्जी परसेंटेज भी हम कहते हैं। ठीक, प्रोटीन एनर्जी परसेंट, एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन ऑब्लिक टोटल एनर्जी इन डाइट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब अगर ये तो ठीक है, ये प्रोटीन एनर्जी रेशियो, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि अगर प्रोटीन एनर्जी रेशियो जो है वो लेस देन 4% आता है, किसी कोई आदमी है वो इस तरीके की डाइट ले रहा है कि उसका जो प्रोटीन एनर्जी रेशियो है वो 4% से कम आ रहा है, तो उसको कितना भी आप खिला दीजिए, उसको कितना भी खिला दीजिए, उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, अनलेस और अनटिल कि उसे प्रोटीन सप्लीमेंट किया जाए, है ना। तो उसको कितना भी आप खिला दीजिए, द सब्जेक्ट विल बी अनेबल टू ईट एनफ टू सेटिस्फाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी अगर प्रोटीन एनर्जी रेशियो लेस देन 4% का आता है तो। कहने का मतलब अगर कोई 100 किलो कैलोरी अपनी डाइट से उसको एनर्जी मिल रही है, कितना 100 किलो कैलोरी, और उसका जब हमने देखा कि उसके प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिल रही है, 3% मिल रही है, दैट मीन्स कि वो प्रोटीन ले ही नहीं रहा है, ना के बराबर उसको प्रोटीन मिल रही है। तो उसको आप कितना भी खिलाते जाइए वो डाइट, उसकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। यही चीज है प्रोटीन एनर्जी रेशियो, इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये है कि कितना रेशियो किसमें चाहिए किसको। तो जो एडल्ट मैन होता है, रिफरेंस एडल्ट मैन, अब रिफरेंस एडल्ट मैन का वेट कितना होगा, 65 kg होगा। इसका जो पीई रेशियो है, परसेंटेज में हम बात करेंगे, पीई रेशियो इन परसेंटेज, 8.3% का प्रोटीन एनर्जी रेशियो चाहिए, यानी 100 ग्राम एनर्जी में इसे प्रोटीन से 8.3% एनर्जी मिलनी चाहिए। रिफरेंस एडल्ट वोमेन 55 kg की, इसको 9.1%, 9.1%। प्रेग्नेंट लेडी है तो और बढ़ जाएगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से इसको प्रोटीन भी चाहिए। तो जो प्रोटीन एनर्जी रेशियो है, आपने देखा था ना वहां पे एडिशनल हम दे रहे थे, प्रेगनेंसी में हम 23 ग्राम प्रोटीन एडिशनल दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन एनर्जी रेशियो भी बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 10.4 हो जाता है प्रेगनेंसी में, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को 10.4% प्रोटीन एनर्जी रेशियो। और ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है और इंक्रीज कर रहा था एनर्जी रिक्वायरमेंट, तो पीई रेशियो ये भी इंक्रीज करता है, 10.9% पहुंच जाता है। अब एडोलसेंट एज ग्रुप जो बॉयज की है, 16 to 18 ईयर्स एज ग्रुप में, ये माना गया कि 11.4% पीई का रेशियो चाहिए, एंड गर्ल्स के लिए 11.7%। ये प्रोटीन एनर्जी रेशियो है। एक लाइन में अगर याद करना हो कि डाइट में हम जितना हमें एनर्जी मिल रही है, डाइट में हमें जितनी भी एनर्जी मिल रही है, उसमें से प्रोटीन हमें कितना एनर्जी देता है, उसी का रेशियो जो हम निकालते हैं उसी को हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी रेशियो। अब ये कैलकुलेट करके बताया गया 8.3% का मतलब क्या है कि 100 किलो कैलोरी अगर किसी को एनर्जी मिल रही है उसकी डाइट से, तो उसमें उसे प्रोटीन से 8.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलनी चाहिए, है ना। इतना ये रिकमेंडेड है, दिस इज रिकमेंडेड।
ये प्रोटीन क्वांटिटी को बताता है। अब क्वेश्चन ये भी राइज हो सकता है कि प्रोटीन एनर्जी रेशियो किस चीज को बताता है, क्वालिटी को या क्वांटिटी को? तो क्वांटिटी को बताता है। जितनी ज्यादा प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे, जितनी ज्यादा प्रोटीन आप कंज्यूम करेंगे, प्रोटीन एनर्जी रेशियो भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। अब एक चीज है कि प्रोटीन क्वालिटी को कैसे असेस किया जाता है, ये तो था क्वांटिटी। दूसरी चीज है क्वालिटी, मतलब अच्छी प्रोटीन कौन सी होती है, सबसे अच्छी प्रोटीन जिसको हम कहते हैं ना। तो इसको बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके जरिए जो है असेस किया जाता है प्रोटीन की क्वालिटी को। प्रोटीन बहुत सारी चीजों में पाया जाता है, लेकिन किसकी क्वालिटी अच्छी है इसको कैसे असेस करते हैं, तो इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर, DIAAS, इसको याद रखिएगा। इसको ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या रिकमेंड किया, इसने रिकमेंड किया कि जो ये DIAAS है यानी डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर, ये प्रिफर्ड मेथड होना चाहिए प्रोटीन क्वालिटी को मेजर करने के लिए। इन्होंने ये जो दूसरा नाम ये नीचे है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर, पहले ये यूज किया जाता था प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है फूड का, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसने रिकमेंडेशन दी, इसने रिकमेंड किया कि ये जो PDCAS है इसको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, DIAAS यानी डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर से। इसके जरिए हमें प्रोटीन की क्वालिटी को चेक करना है। इसके अलावा और बहुत सारे मेजर्स हैं, लाइक अमाइनो एसिड स्कोर है, प्रोटीन इफिशियंसी रेशियो एंड बायोलॉजिकल वैल्यू। ये सारे जो है ये मेथड हैं जिनसे हम प्रोटीन की क्वालिटी को असेस करते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा? PDCAS। हाँ, वही पहला वाला। ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है, DIAAS। PDCAS नहीं है। अब यहाँ पे इस लाइन को आपने नहीं गौर से पढ़ा ना। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकमेंडेड DIAAS, उसने रिकमेंड किया किसको, DIAAS को रिप्लेस PDCAS। पहले जो है ये चलता था सेकंड नंबर वाला जो है, इससे प्रोटीन की क्वालिटी को असेस किया जाता था। लेकिन करंटली जो है अब ये डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर जो है इसने रिप्लेस कर दिया इसको। अब ये जो है ये प्रीफर्ड मेथड है प्रोटीन क्वालिटी को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए ना। ये सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसमें एक नाम है यही याद होना चाहिए, DIAAS का, डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर। प्रोटीन क्वालिटी को असेस किया जाता है लार्ज स्केल पे। अब अगर किसी को एज ए डाइटिशियन, यूनानी वाले कभी कभी कहीं कहीं जॉब लगती है डाइटिशियन की भी ना, वहां पे जब आपको किसी को रिकमेंड करना होता है प्रोटीन, प्रोटीन विद क्वालिटी, तो वो यहाँ पे ये सारे मेथड फेल हो जाते हैं। इन सारे मेथड्स को हमारे जहन से अब निकालना पड़ेगा। एक लास्ट मेथड बचता है जिसको हम कहते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, NPU। क्या है ये? नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन या NPU जिसको हम कहते हैं। ये मेथड जो है, अब ये किस लिए होता है ना, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन क्वालिटी फॉर रिकमेंडिंग द डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अब जब डाइट में प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात होती है कि डाइट में प्रोटीन कितना चाहिए, यहाँ पे ये था कि प्रोटीन सबसे अच्छा कौन सा, क्वालिटी चेक हो रही थी। लेकिन डाइट के लिए जब प्रोटीन की क्वालिटी बतानी होगी तो यहाँ पे जो मेथड यूज किया जाता है वो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मेथड है ना। अब ये जो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज अज्यूम टू बी इक्विवेलेंट टू 6.25 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, अभी किसी ने आंसर किया था अंडे का ना, तो NPU जो सबसे ज्यादा है वो अंडे का है, एक का है। और इसीलिए जब डाइट में रेफरेंस प्रोटीन की बात की जाती है, बल्किंग की बात की जाती है कि प्रोटीन या मसल मास को इंक्रीज करने के लिए डाइट में किस चीज को सबसे ज्यादा इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, या नेट पे भी सर्च करेंगे तो कहा जाता है कि कम से कम 6 वाइट एग या 7 वाइट एग, 5 वाइट एग डेली आप कंज्यूम करिए, मसल मास इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि वो एक रिफरेंस प्रोटीन है। और रिफरेंस प्रोटीन इस वजह से कही जाती है क्योंकि ये जो ना, ये नाइट्रोजन के बेस पे ये कि कितना रिटेन होता है उसका, कितना पोर्शन जो है वो आफ्टर इंजेशन कितना रिटेन होगा, उस हिसाब से NPU को लेके आया गया। तो डाइट में जब क्वालिटी की बात होती है
तो उसमें हम एनपीयू को यूज करते हैं। ओवरऑल जब किसी की प्रोटीन की क्वालिटी चेक करने की बात आएगी तो डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड स्कोर सबसे बेस्ट मेथड है प्रोटीन की क्वालिटी को असरटेन करने का। बट एज ए डाइटिशियन हमें क्या याद रखना है, एनपीयू, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। अब एक पहले अंडे की बात कर लेते हैं, बार बार इसका इसका जो एनपीयू है ये 96 है। कितना है? 96 है। तो क्योंकि इसका जो है वो 96 100 के बहुत करीब है, इसका जो है 100 के बहुत करीब है, तो यूजुअली जो है अंडे का एनपीयू जो है वो हम 100 पे लेके चले जाते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। और जब किसी का 100 हो जाता है तो दैट मीन्स कि वो कंप्लीट प्रोटीन है। क्या है वो? कंप्लीट प्रोटीन है। इसीलिए एक प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है। एक प्रोटीन को रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है ना, कंप्लीट प्रोटीन है ये। इसका एनपीयू 96 है। ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो 100 पे इसको हम मान के चलते हैं। इसके बाद जो एनपीयू आता है वो काऊ मिल्क आता है 81 एनपीयू, है ना, 81 है। मीट 79, फिश का 77। अब देखिए राइस में जो है ओवरऑल 100 ग्राम में सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलती थी, लेकिन इसका एनपीयू बहुत अच्छा है। राइस का एनपीयू अच्छा है। कितना है? 65 है। यानी ओवरऑल अगर हम एब्जॉर्बेशन की बात करें, यानी एब्जॉर्ब कितना हो रहा है, कितना रिटेन हो रहा है, तो ठीक ठाक है राइस का, भले कम मिला। सोयाबीन मैक्सिमम प्रोटीन इसमें थी, लेकिन इसका एनपीयू बहुत अच्छा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रोटीन पर 100 ग्राम सोयाबीन में मिल रही थी, लेकिन इसका एनपीयू सिर्फ 55 है। कितना है? सिर्फ 55 है। इसके बाद वीट का एनपीयू आता है, गेहूं का 51, 51। फिर पल्सेज हैं 45 से 50, एंड सो ऑन, है ना। ये एनपीयू है। डाइट के हिसाब से ये माना गया कि प्रोटीन क्वालिटी किसकी सबसे अच्छी है। तो रेफरेंस प्रोटीन हमेशा याद रखिएगा अंडे की होती है। 96 इसका एनपीयू होता है, 100 पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मिल्क का 81 है, मीट का 79, फिश 77, राइस 65, फिर सोयाबीन, व्हीट एंड पल्सेस। ये एनपीयू नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन है। और जब डाइट में किसी को रिकमेंड करते हैं तो हम एनपीयू को ध्यान में रख के उसके प्रोटीन को रिकमेंड करते हैं। अब एक चीज है लिमिटिंग अमीनो एसिड्स ना। लिमिटिंग अमीनो एसिड्स मतलब प्रोटीन में दो तरीके की अमीनो एसिड्स होती है ना। कौन कौन सी होती हैं? जब एक प्रोटीन का पूरा एक दो चेन है, एसेंशियल और एसेंशियल। हाँ, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इन इसी में इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में भी कुछ ऐसे हैं जो लिमिटिंग अमीनो एसिड्स होते हैं। लिमिटिंग अमीनो एसिड्स का मतलब ये है कि ज्यादातर जो फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं, कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं, डिफिशियंट होते हैं अमीनो एसिड, उनको कहा जाता है लिमिटिंग अमीनो एसिड। मतलब विच आर डिफिशियंट इन दैट सर्टेन फूड। अब जैसे मेज की बात होती है, मेज में लिमिटिंग अमीनो एसिड क्या है? ट्रिप्टोफैन होता है। पल्सेस में मेथियोनिन, ये क्या है? ये इसमें एब्सेंट है, नहीं पाए जाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है लिमिटिंग अमीनो एसिड्स, है ना। अमीनो एसिड मोस्ट डिफिशिएंट इन प्रोटीन्स ऑफ ए फूड आइटम आर लिमिटिंग अमीनो एसिड। यानी कोई फूड आइटम है उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो एब्सेंट होते हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है लिमिटिंग अमीनो एसिड। तो अब अगर किसी फूड आइटम में वो अमीनो एसिड नहीं है, तो प्रोटीन जो है वो इनकम्प्लीट होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी जब तक कि 20 की 20 नहीं चाहिए, है ना। तो अब कैसे काम होता है? तो काम कैसे होगा? काम ऐसे किया जाता है कि मान लीजिए मेज की बात मैं कर रहा हूँ, मेज मक्का, इसमें मुझे पता है कि ट्रिप्टोफैन नहीं पाई जाती है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है। तो जब कोई मेज को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसी के साथ कुछ सर्टेन अमाउंट में कुछ दूसरे फूड आइटम्स भी ऐड कराए जाते हैं, कुछ दूसरे फूड आइटम्स भी इसी मेज के साथ ऐड करा दिए जाते हैं, ताकि जो ट्रिप्टोफैन इसमें एब्सेंट है वो इस फूड आइटम में ट्रिप्टोफैन होना चाहिए, जो इसकी कमी को पूरा कर देगा। क्या कर देगा? पूरा कर देगा। इसी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स, है ना। डिफिशियंसी डेवलप्स ड्यू टू ओनली कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड आइटम विद लिमिटिंग अमाइनो एसिड। अब वीट है,
अब वीट क्या है, सीरियल्स में आता है, उसमें थ्रियोनिन जो है वो एब्सेंट होता है। तो अब मान लीजिए एक स्पेसिफिक टाइप की अमाइनो एसिड जो है वो एब्सेंट है, और वीट हर कोई यूज करता है। तो कुछ और ऐसे फूड आइटम्स है जिसमें थ्रियोनिन पाया जा रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ वीट का तो कोई कंज्यूम करता नहीं है, उसके साथ बहुत सारे फूड आइटम्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये सप्लीमेंट्री एक्शन है, इसी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब इसके बाद क्या आया, दो या टू आर मोर फूड आइटम्स आर ईटन टुगेदर। हमेशा आप देखिए आपके डाइनिंग टेबल पे सिंगल टाइप का फूड आइटम नहीं होता, बहुत सारे मिक्स होते हैं। इसलिए ताकि एक में अगर कोई अमाइनो एसिड एब्सेंट है तो जो दूसरा फूड आइटम है वो उस अमाइनो एसिड को ऐड ऑन कर दे, उसकी कमी को पूरा कर दे। इसी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स, है ना। दिस इज नोन एज सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो लिमिटिंग अमाइनो एसिड दो तीन चीजों में बहुत कॉमन है, एक तो सीरियल्स, सीरियल्स सीरियल्स में कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो नहीं पाया जाता, लिमिटिंग होता है, मेजर अमाइनो एसिड जो है वो थ्रियोनीन है, थ्रियोनीन। और कुछ माइनर मतलब बहुत कम क्वांटिटी में इसमें लाइसिन भी होता है, मतलब लाइसिन बहुत कम पाया जाता है, तो इसको भी लिमिटिंग अमाइनो एसिड में रख लेते हैं, है ना? लेकिन कॉमनली जो है, जो एब्सेंट होता है वो थ्रियोनीन होता है। पल्सेस पल्सेस में कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो नहीं पाया जाता है, जिसको हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड कहते हैं, पीएम। पीएम याद रखिएगा, पीएम, मेथियोनिन, है ना, मेथियोनिन। और माइन्यूट क्वांटिटी में इसमें सिस्टीन, ये भी जो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं पाई जाती, इसलिए इसको लिमिटिंग अमाइनो एसिड में रख दिया जाता है, सिस्टीन। फिर मेज, ये तीन चीजों का आपको याद रखना है। मेज में क्या चीज लिमिटिंग है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, है ना। सीरियल्स में थ्रियोनिन मेजर अमाइनो एसिड जो एब्सेंट होती है, और बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में लाइसिन पाई जाती है, इसलिए इसको भी लिमिटिंग अमाइनो एसिड में रखते हैं। पल्सेस में मेथियोनिन एंड सिस्टीन, मेज में ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन, है ना, ये लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब इसी के बाद इसेंशियल अमाइनो एसिड्स की बात कर लीजिए। इसेंशियल कब कहते हैं, इसेंशियल का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी उसको सिंथेसाइज ना कर सके, तो क्या किया जाता है, बाहर से उसको सप्लीमेंट किया जाता है डाइट के थ्रू, तो उसको कहा जाता है इसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन एडिक्वेट अमाउंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, सो दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड इन डाइट फ्रॉम आउटसाइड टू प्रिवेंट डिफिशियंसी। बाहर से डाइट के फॉर्म में उसको सप्लीमेंट किया जाए ताकि उसकी डिफिशियंसी ना होने से, है ना। कौन कौन सी होती है, 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं, फेनाइलएनालीन, वैलीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन एंड लाइसिन। इससे पहले तक जब मैं पढ़ रहा था तो मैं 10 अमाइनो एसिड्स को मैंने याद किया था, 10 इसेंशियल अमाइनो एसिड, उसमें अर्जिनिन भी था। अर्जिनिन और हिस्टिडीन को पहले सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड में रखा गया था, लेकिन अब अर्जिनिन को निकाल दिया गया है। तो टोटल 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें से हिस्टिडीन जो वो सेमी एसेंशियल होती है ना। तो कुल मिला के 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो इसको बाहर से सप्लीमेंट किया जाता है वाया फूड, है ना, फूड के जरिए, खाने के जरिए इसको सप्लीमेंट दिया जाता है इन 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। ये इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब आइए इसेंशियल फैटी एसिड्स। ये नाम में जहां भी इसेंशियल लग जाएगा, जहां भी इसेंशियल वर्ड ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो ह्यूमन बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है पूरी तरीके से, इसलिए उसको अलग से बाहर से आउटसाइड किसके जरिए, फूड के जरिए उसको हमें सप्लीमेंट करना है, इसीलिए उसके आगे जो है इसेंशियल वर्ड यूज कर दिया जाता है। इसेंशियल फैटी एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड कंप्लीटली इन ह्यूमन बॉडी, सो दे कैन ओनली बी सप्लीमेंटेड फ्रॉम द फूड, उनको फूड के जरिए ही सप्लीमेंट किया जाता है, यानी उनकी जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है, इसीलिए इनको इसेंशियल का नाम दे दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड जो होती है, ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड इज लाइनोलिक एसिड, है ना। लाइनोलिक एसिड जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड है। क्यों, क्योंकि ये एक प्रिकर्सर है और अदर्स इसेंशियल फैटी एसिड का, इसी से
इसी से जो दूसरी इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो बनती हैं। ये एक प्रिकर्सर का रोल प्ले करता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड जो होती है वो लाइनोलेइक एसिड होती है, विच सर्व एज ए बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इसेंशियल फैटी एसिड्स। अब अगर इसकी डिफिशियंसी है, इसेंशियल फैटी एसिड्स की अगर डिफिशियंसी हो रही है, तो उससे एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेनोडर्मा या टोड स्किन। स्किन जो है बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, रैश एकदम बहुत ज्यादा ना खुरदुरे रैश निकल जाते हैं। टोड स्किन अगर किसी ने देखा होगा, टोड देखा है ना, बहुत रफ स्किन होती है, फ्रॉक से मिलते जुलते हैं लेकिन वो गर्मियों में ज्यादा देखे जाते हैं टोड्स जो होते हैं, उनकी स्किन बहुत रफ होती है। तो उसी के बेस पे इसको कहा गया फ्रेनेडर्मा को टोड स्किन, जिसमें रफ रैश लाइक इरेक्शंस ऑन बैक एंड साइड्स ऑफ आर्म लेग बैक एंड बटक्स, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रैश निकल आते हैं, बहुत रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं। अब इसेंशियल फैटी एसिड्स को एक विटामिन का नाम दिया जाता है। कौन सी विटामिन होती है ये? नाम दिया गया है, होती नहीं है ये। विटामिन एफ। इसेंशियल फैटी एसिड्स को कभी कभी विटामिन एफ के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि एग्जैक्टली ये विटामिन है नहीं, लेकिन इसको कहा जाता है इसी नाम से भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड क्या है? लाइनोलिक एसिड है। अब इसेंशियल फैटी एसिड की डिफिशियंसी हो रही है तो उससे डिजीज जो होती है उसको हम फ्रेनोडर्मा कहते हैं, टोड स्किन, जिसपे रफ रैशेज निकल आते हैं, ज्यादातर जो है पेरिफेरीज पे होते हैं और बटक्स पे होते हैं। अब जो इसेंशियल फैटी एसिड, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और वो किससे मिलके बनता है? तो जो मेजर टाइप है इसेंशियल फैटी एसिड की वो दो होती है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। नाम सुना होगा हमने, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड। ये जो दोनों फैटी एसिड हैं, ये कैसी फैटी एसिड है? इसेंशियल फैटी एसिड है ना। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर इसेंशियल फैटी एसिड्स। अब जो किससे ये बनती हैं, है ना, इसका एग्जांपल क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो अल्फा लाइनोलेनिक एसिड है। अल्फा लाइनोलेनिक एसिड है ये, ओमेगा 3 फैटी एसिड। एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये लाइनोलेनिक एसिड। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। तो अगर कोई ये पूछे कि इसेंशियल फैटी एसिड में ओमेगा 3 फैटी एसिड का कोई एग्जांपल बताइए, तो अल्फा लाइनोलेनिक एसिड है। ओमेगा 6 का लाइनोलिक एसिड है। ये इंपॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड है। इसके अलावा और भी कुछ मिलते हैं, लेकिन उनका नाम बड़ा खतरनाक है, याद भी नहीं होगा, उसको याद भी नहीं करना है। ठीक है। अब एक और इसेंशियल फैटी एसिड होता है, सॉरी, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बाद एक और नाम आता है ओमेगा 9। ओमेगा 9 ये किस तरीके का फैटी एसिड है? ओमेगा 9 जो है नॉन इसेंशियल है ये। किस? नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है ना। तो फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 3 किससे निकल के आता है, किससे ड्राइव होता है? अल्फा लाइनोलेनिक एसिड से। ओमेगा 6 लाइनोलेनिक एसिड से होता है। ठीक। पहले जो है इसेंशियल फैटी एसिड को विटामिन एफ के नाम से भी जाना जाता था, इसको विटामिन एफ के नाम से भी बहुत जगहों पे ये लिखा हुआ अभी भी मिल जाएगा। और इसकी कमी से, इसकी डिफिशियंसी से फ्रेनोडर्मा टाइप की एक स्किन डिसऑर्डर है जो प्रोड्यूस होता है। ठीक। अब ये कहा जाता है कि अब इनका काम क्या है ना, भाई कुछ बेनिफिशियल एक्शन भी तो होना चाहिए ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का। तो जो खासतौर से ओमेगा 3 का जो सबसे बेनिफिशियल एक्शन है वो ये है कि ओमेगा 3 का अगर कोई कंटिन्यूअस कंजम्पशन कर रहा है, यानी उसकी डाइट में अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड ऑन है, तो उसको कोरोनरी हार्ट डिजीज का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, डिक्रीज ओमेगा 3 इसेंशियल फैटी एसिड जो है, यानी अल्फा लाइनोलेनिक एसिड, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज के इंसिडेंस को ये रिड्यूस करती है, बहुत कम कर देती है। अब इनका जो आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए, आइडियल फैट जब हम बात करते हैं, तो इसेंशियल फैटी एसिड का आइडियल रेशियो कितना होना चाहिए?
इसको यूँ ओमेगा 6 टू ओमेगा 3, या इसको रेशियो में जब हम दिखाएंगे तो ओमेगा 6 टू ओमेगा 3, इसका कितना रेशियो होना चाहिए आइडियली रिकमेंडेड रेशियो डाइट में। मैं देखो ओमेगा 6 जो है वो थोड़ा ज्यादा भी हो जाएगा चलेगा, लेकिन ओमेगा 3 जो है कांस्टेंट अमाउंट में होना चाहिए। या तो इसका रेशियो जो है रेंज में है, 1:1 का होना चाहिए, यानी ओमेगा 6 भी 1 पार्ट है और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी 1 पार्ट है, या फिर 4:1 का रेशियो हो। यहाँ तक एक्सेप्टेबल है, यहाँ तक रिकमेंडेड है, यानी 4 पार्ट ओमेगा 6 और 1 पार्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड। डाइट में इतना जो है इनका रेशियो होना चाहिए, ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड का रेशियो। दिस इज आइडियली रिकमेंडेड रेशियो, 1:1 टू 4:1 का रेशियो ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 होना चाहिए। ठीक। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं कि डाइटरी सोर्स इसेंशियल फैटी एसिड में डाइटरी सोर्स सबसे ज्यादा किस में किसका है ना। जैसे इसेंशियल फैटी एसिड पहली लाइनोलेइक एसिड, इसका जो डाइटरी सोर्स है, सबसे मेजर डाइटरी सोर्स क्या है इसका? सबसे मेजर डाइटरी सोर्स है वो सनफ्लावर ऑयल, 73%। 73% कंटेंट जो होता है वो लाइनोलेइक एसिड का होता है। अब देखिए इसमें एक तो ये हो गया कि सनफ्लावर ऑयल में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, लाइनोलेइक एसिड मिल रहा है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किस सोर्स में, किस डाइटरी सोर्स में सबसे ज्यादा इसेंशियल फैटी एसिड मिलेगा, मैक्सिमम फैटी एसिड जो है किस में पाया जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि लाइनोलेइक एसिड क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड है, इसकी एक टाइप है। तो सनफ्लावर ऑयल वहां पे भी इसका आंसर होगा। मैक्सिमम 73% तक जो है लाइनोलेइक एसिड किसमें मिल रहा है, सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में मिल रहा है। उसके बाद कॉर्न ऑयल है, इसमें भी लाइनोलेइक एसिड बहुत ज्यादा मिलता है, 57%। 57%। एंड सनफ्लावर ऑयल 56%। इतना 56% तक लाइनोलेइक एसिड इसमें मिलता है। फिर लाइनोलेनिक एसिड, ये क्या है, ये इसेंशियल फैटी एसिड है। इसका जो मेजर डाइटरी सोर्स है, सबसे ज्यादा लाइनोलेनिक एसिड किसमें मिलता है, सोयाबीन ऑयल में मिलता है। और टोटल अमाउंट कितनी होती है, 7%। सोयाबीन ऑयल में 7% जो है वो लाइनोलेनिक एसिड मिलता है। कितना, लाइनोलेनिक एसिड। एक और थर्ड इसेंशियल फैटी एसिड है जो ट्रेसेस में मिलती है, एराकिडोनिक एसिड, है ना, एराकिडोनिक एसिड। इसका जो ना नॉन वेज सोर्स है, इसका जो डाइटरी सोर्स है वो नॉन वेज है, मीट एग एंड मिल्क। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी मिलता है, 0.5%, लेकिन ये भी सबसे मेजर सोर्स है। सबसे ज्यादा एराकिडोनिक एसिड मीट में, एग, इसी में पाया जाता है, 0.5% तक इसका कंटेंट होता है। तो रिचेस्ट सोर्स, अगर एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ये बने कि व्हाट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है, किसी को नहीं पता? सनफ्लावर ऑयल। भाई यही तो है, 73% मिल रहा है ना, सनफ्लावर ऑयल। मैक्सिमम जो है रिचेस्ट सोर्स है इसेंशियल फैटी एसिड का, सनफ्लावर ऑयल सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे बंद करते हैं, इसके बाद बहुत ज्यादा भी इसमें है।